भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन दोनों टॉपिक पढ़ लिए हमने। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के केवल भौतिक गुण और अवस्था में परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण तथा संगठन में परिवर्तन होता है। ठीक है। अब उसके बाद में हमने रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण किस प्रकार किसे कहते हैं, किस प्रकार लिखते हैं, उसके बारे में पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों में अणुसूत्र व प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो तीर का निशान होता है, उस तीर के निशान से पहले के जो पदार्थ है इनको अभिकारक या क्रियाकारक कहा जाता है, तथा तीर के निशान के बाद वाले जो पदार्थ है जो बनता है उसे उत्पाद कहा जाता है। ठीक है। अपना अगला जो पॉइंट है वो है रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण। कि रासायनिक समीकरण है, जैसे ये एक रासायनिक समीकरण है, इसको किस किस चरणों में कौन कौन से इसके नियम है लिखने के, वो नियम है, वो चरण है, वो हमें पढ़ने हैं। ठीक है। सबसे जो पहला चरण है वो है रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए समीकरण में सबसे पहले क्रियाकारक को लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, बाद में उत्पाद लिखा जाता है। जैसे ये हो गई C+O2 CO2। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो सबसे पहले क्रियाकारक लिखेंगे, ये क्रियाकारक हो गए दोनों। फिर तीर का निशान लगाएंगे, तीर का निशान लगाने के बाद में उत्पाद को लिखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया में 3 पद होते हैं, पहला हो गया क्रियाकारक, फिर तीर का निशान, फिर उत्पाद। ठीक है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, इनमें क्रियाकारक, तीर का निशान और उत्पाद होते हैं। दूसरा नियम क्या है, क्रियाकारक व उत्पाद संख्या में एक से अधिक होने पर उनके बीच धन का चिन्ह लगा देते हैं। धन यानी प्लस का चिन्ह। जैसे क्रियाकारक या उत्पाद दोनों में से कोई भी हो, जब एक से ज़्यादा हो वो, अगर वो एक से ज़्यादा है तो दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है वो लगा देंगे। जैसे उदाहरण देखो C+O2 CO2, तो यहाँ पर क्रियाकारक 2 हैं, एक तो है ये कार्बन, एक है ये ऑक्सीजन। क्रियाकारक 2 हो गए, 2 होने के कारण इन दोनों के बीच में क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह। तो क्रियाकारक व उत्पाद, चाहे क्रियाकारक हो चाहे उत्पाद, अगर ये संख्या में एक से अधिक है तो इन दोनों के बीच में जो धन का चिन्ह है वो लगा दिया जाता है। तीसरा नियम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही क्षय। ठीक है। तीसरा नियम है वो वापिस समझो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में ना ही तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही क्षय। कि जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान है उसका, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान है, किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान है, अगर वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो न ही तो नए उनमें द्रव्यमान ना वो जुड़ेगा और न ही उनमें से द्रव्यमान हटेगा ना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही क्षय होता है। ठीक है। अब इसको समझते हैं, देखो आगे। ये देखो, अतः दोनों परमाणु संख्या में समान है। ठीक है। दोनों के परमाणु है वो संख्या में क्या रहेंगे, समान रहेंगे। चौथा पॉइंट देखो, दोनों ओर के अणुओं की संख्या बढ़ा घटाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। दोनों ओर के अणुओं की संख्या को बढ़ा घटाकर समीकरण को संतुलित किया जाता है। रासायनिक समीकरण को अनुमान विधि द्वारा संतुलित करते हैं। ठीक है। अब देखो, दोनों ओर के अणुओं की संख्या को घटा बढ़ाकर समीकरण को संतुलित करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है वो समझो। जैसे हमने एक समीकरण लिखी CH3 + H
CH3। अब देखो यहाँ पर ये समझाने के लिए बताया, केवल समझ लो एक बार। यहाँ पर H हाइड्रोजन 3 है, ठीक है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 3 है, लेकिन ये एक हाइड्रोजन और जुड़ रहा है, और जुड़ेगा तो हाइड्रोजन की संख्या इधर इस साइड में हाइड्रोजन कितनी हो गई 4, इस साइड में हाइड्रोजन है 3। अब समीकरण को संतुलित करना है तो हमें यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन और है वो ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर भी कितना करना पड़ेगा 4, ठीक है। तो ये होती है रासायनिक समीकरण है, उसको संतुलित करने की विधि से अनुमान विधि कहते हैं, अनुमान लगाकर संतुलित करते हैं, यानी दोनों ओर के अणुओं की संख्या को, जो अभिकारक है और क्रियाकारक है, दोनों ओर के जो अणु हैं, अणु जैसे यहाँ पर कार्बन के 3 अणु हैं, यहाँ पर कार्बन का एक ही है, तो दोनों ओर के अणु गिनेंगे हम, पहले इधर के अणु देखेंगे फिर इधर के देखेंगे। अगर कोई भी साइड में अणु कम है या अधिक है तो उसको घटाकर या बढ़ाकर अनुमान विधि द्वारा उसको संतुलित करेंगे। अब किस प्रकार संतुलित करेंगे, कैसे अनुमान लगाएंगे कि सबसे पहला कौन सा संतुलित करेंगे, वो देखो 5वां पॉइंट। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सर्वप्रथम अणुओं में से ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे परमाणुओं को संतुलित करते हैं। अब कोई भी रासायनिक समीकरण दे रखी है हमें, जैसे ये रासायनिक समीकरण दे रखी है, अब इस रासायनिक समीकरण में हम सबसे पहले कौन से अणु को संतुलित करें, कार्बन को करें, हाइड्रोजन को करें या ऑक्सीजन को करें। तो उसका नियम क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो एक बार, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दिया। अब बच्चे जो और अणु हैं उनको सबसे पहले संतुलित करो। तो सबसे पहले देखो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इधर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दिया, बचा क्या कार्बन। यहाँ पर कार्बन के हैं 3 अणु इधर इस साइड में। अब उस साइड में देखते हैं दूसरी तरफ कार्बन कितना आया है C, केवल एक ही कार्बन है, यानी कितने कार्बन कम है 3 कार्बन कम है, ठीक है, 3 कार्बन कम है। तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, यानी इसको भी 3 बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखो, C3H8 + O2 है तो सेम ऐसे कैसा आ गया, इस कार्बन के आगे 3 लिख दिया, इस कार्बन के आगे क्या लिख दिया 3, यानी 3C। अब 3C यहाँ पर और 3C यहाँ पर, ठीक है। तो ये सबसे पहले कौन सा हो गया, कार्बन परमाणु है वो संतुलित हो गया। अब इसके बाद में कार्बन परमाणु संतुलित होने के बाद में कार्बन की संख्या व H की संख्या संतुलित करते हैं। यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन की संख्या और H की संख्या है वो संतुलित करते हैं। कार्बन की संख्या संतुलित हो गई, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संख्या है वो संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे देखो, C3H8 5O2, C3CO2 + 4H2O। अब ये किस प्रकार आया दोनों, इसके समझने का प्रयास करो आप। देखो हमारी जो समीकरण सबसे पहले वो थी ये C3H8 + O2, ठीक है, CO2 + H2। सबसे पहले हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ठीक है, शेष क्या बचा कार्बन, इसको संतुलित किया। तो इधर तो 3 है, इधर 1 ही है, तो इसको संतुलित कैसे किया, C3H8 + O2 एरो यानी तीर का निशान, इस C को 3 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 3CO2 + H2O, ठीक है। अब चलो अब हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है 8, यहाँ पर हाइड्रोजन है 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर हाइड्रोजन है 8 और यहाँ पर है केवल 2, यानी कितने हाइड्रोजन कम रह गए, 6 हाइड्रोजन और कम रह गए, ठीक है। तो अब 6 हाइड्रोजन की पूर्ति कैसे करेंगे, इधर 8 है तो ये हो गया C3H8O2, ये 3CO2, यहाँ पर हाइड्रोजन की पूर्ति करेंगे तो ये 2 है, इसको अगर हम 4 से गुणा कर दे तो 4 दूनी 8, इधर भी 8 हो जाएंगे और इधर भी हाइड्रोजन है वो 8 हो जाएंगे, तो इसको गुणा कर दिया 4 से तो ये हो गया 4H2O। अब देखो कार्बन 3, हाइड्रोजन 8 है, यहाँ 4 गुणा 2, यहाँ पर भी कितने हो गए 8 हाइड्रोजन। अब बचा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 2 है,
इधर ऑक्सीजन देखो तीन, तो ये यहाँ पर गुणा इसके 2, 3 गुणा 2 यानी ऑक्सीजन हो गई 6 4H2O, तो 4O, ये 4 दोनों की गुणा में, ये 3 भी दोनों की गुणा में था, तो 4 दोनों गुणा में है, तो 4 गुणा 2 तो 8, तो हाइड्रोजन हो गई। 4O यानी 4 ऑक्सीजन हो गई, यानी 4 यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो 6 और 4 कितनी हो गई 10। इधर तो है 10 ऑक्सीजन, इधर है 2 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को संतुलित कैसे करेंगे, लिखा C3H8 प्लस इस 2 को 5 से गुणा कर दिया तो 5O2, 5 गुणा 2 कितने हो गए 10, और आगे भी कितनी ऑक्सीजन थी 10, तो ये रासायनिक समीकरण है वो हो गई संतुलित। इस प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है C3H8 प्लस 5O2, तो 5 गुणा 2 10 हो गए ना, तो यहाँ पर 4 6 और यहाँ पर 4 10 ऑक्सीजन के अणु हो गए। 8 हाइड्रोजन, 4 गुणा 2 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, C3 है। ठीक है, तो ये C है, कार्बन है। ठीक है, तो ये हो गया अपना जो रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करने की विधि। फिर आगे देखो अगला पॉइंट क्या है रासायनिक समीकरण के चरण में, छठा पॉइंट है, सॉरी 7वां पॉइंट है, समीकरण को संतुलित करने के बाद उत्पादों की भौतिक अवस्था सॉलिड, लिक्विड, गैस लिख देते हैं। समीकरण को संतुलित करने के बाद उत्पादों की भौतिक अवस्था सॉलिड, लिक्विड, गैस लिख देते हैं। ठीक है, जैसे रासायनिक समीकरण संतुलित हो गई, संतुलित होने के बाद उसकी भौतिक अवस्था लिखेंगे। भौतिक अवस्था का मतलब है कि पदार्थ है वो ठोस है, द्रव है या फिर गैस है। ठीक है, तो लिखने के लिए क्या करेंगे, अगर पदार्थ ठोस है, ठोस पदार्थ लेते हैं तो उस पदार्थ के नीचे लिख देते हैं S, यानी ये ठोस अवस्था में लिया है। अगर द्रव में है तो लिख देते हैं L, लिक्विड। अगर गैस के रूप में है तब लिख देंगे G उनके नीचे, यानी गैसीय अवस्था में। अगर जलीय विलयन है, पदार्थ का क्या है जलीय विलयन, तो जलीय विलयन होने पर लिख देंगे AQ। ठीक है, अब देखो ये समीकरण थी C+O2 CO2, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि ये कोयले के दहन की समीकरण है। कोयले के दहन की रासायनिक समीकरण है कि कोयला है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो कोयला कार्बन किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में, तो इसके नीचे लिख दिया S, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस अवस्था में तो ब्रैकेट में लिख दिया G, क्या बना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके नीचे ब्रैकेट में आ जाएगा G यानी गैस अवस्था में बनी है। ठीक है, लिखते कैसे हैं, लिखना कैसे है, देखो C+O2 CO2 लिखेंगे कहाँ से, इस C है ना, इसके नीचे लिखना है यहाँ पर S, O के नीचे की साइड में लिखना है G, इस CO2 के नीचे की साइड में लिखना है G। इस प्रकार इसको लिखेंगे। 8वां पॉइंट देखो, अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर दोनों दिशाओं में तीर का निशान लगाते हैं। अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने पर दोनों दिशाओं में तीर का निशान लगाते हैं। उत्क्रमणीय का अर्थ होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को उत्पाद में बदला जाए और उत्पाद को अभिकारक में वापस बदला जाए, यानी भौतिक परिवर्तन वाली। भौतिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था ना कि एक चीज जो भी हम पदार्थ है उससे दूसरी चीज बना सकते हैं, उस दूसरी से वापस पहले जैसी चीज भी बना सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया हो जो कि उत्क्रमणीय हो, दोनों दिशाओं में हो। दोनों दिशाओं में जैसे समझो जल है, जल को गर्म करने पर ये गैस वाष्प अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आता है, वाष्प, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र H2 ही रहता है। जल लिक्विड अवस्था में था, वाष्प गैस अवस्था में है। ठीक है, इसको गर्म किया
तो ये हो गया। इस वाष्प को ठंडा किया तो वापस जल बन गया। तो इसके लिए दो अर्ध चिन्ह ऐसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ऐसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया की नहीं कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और उसके लिए दो अर्ध जो तीर के चिन्ह है उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, जलीय विलयन को AQ से दर्शाते हैं। अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप व दाब को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं कि अभिक्रिया करवाने के लिए जितने भी ताप और दाब की जरूरत होगी उस ताप और दाब को तीर का निशान है उसके ऊपर लिख देंगे। जैसे N2+3H2 2NH3। ठीक है, अमोनिया निर्माण की क्रिया की विधि है ये अमोनिया निर्माण की क्रिया की विधि है। अब अमोनिया निर्माण की क्रिया की विधि में 773 केल्विन ताप और 200 ATM वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। तो जो तीर का निशान है ना, इस तीर के निशान पर लिख देंगे ये दोनों चीज। अगला पॉइंट देखो, ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी के लिए उत्पाद पर क्रमशः प्लस व माइनस चिन्ह लगाते हैं। ऊष्मा को डेल्टा लिखा जाता है। ठीक है, इसको जो त्रिभुज का निशान है ना इसको बोलते हैं डेल्टा। त्रिभुज का निशान है इसको क्या कहा जाता है? डेल्टा। डेल्टा त्रिभुज के निशान को क्या कहा जाता है? डेल्टा। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो उनके लिए ऊष्माक्षेपी के लिए तो प्लस चिन्ह लगा देंगे, ऊष्माशोषी के लिए माइनस चिन्ह लगा देंगे। जैसे N2+3H2 773 केल्विन और 200 ATM दाब पर संपन्न होती है, पिछला पॉइंट में पढ़ा था। तो इस अभिक्रिया में इतनी मात्रा में ऊष्मा है वो मुक्त हो रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो उसके लिए प्लस का चिन्ह लगा देंगे। तो अभिक्रिया को देखकर अगर उसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ है इसका अर्थ हमें पता चल जाएगा। प्लस का चिन्ह लगाकर आगे ऊर्जा की मात्रा लिखी हुई है। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगकर आगे किसकी मात्रा लिखी हुई है? ऊर्जा की। तो इसका अर्थ हो गया वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर माइनस का चिन्ह लगकर ऊर्जा की मात्रा लिखी हुई है इसका अर्थ वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अभिक्रिया में उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें उत्प्रेरक हो, ठीक है, उत्प्रेरक का अर्थ कि अभिक्रिया के अंदर कोई दूसरा पदार्थ डाल दें और उस पदार्थ में कोई परिवर्तन ना हो लेकिन उस पदार्थ के कारण अभिक्रिया हो जाए, तो ऐसे पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उसको भी तीर के निशान के ऊपर लिख देंगे। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस H2, ठीक है, इसको बोलते हैं एथीन। ये है हाइड्रोजन, एथीन प्लस हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं एथीन का हाइड्रोजनीकरण। तो जब एथीन है, ये एथीन है, इसका हाइड्रोजन जोड़ते हैं, एथीन का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो वो निकल धातु की उपस्थिति में होता है या निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। और एथीन है वो एथेन में बदल जाता है। ये एथीन है वो किस में बदल जाएगा? एथेन में। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण हो गए।